हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जिस टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, पार्ट 6 इस टॉपिक का आज रहने वाला है। ओवरऑल लेक्चर 40 में हम लोग पहुंच चुके हैं। और जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में जो है वो डिस्कस किया था, हमारा जो प्रोडक्ट मेथड है कि किस तरीके से हम वैल्यू अकाउंट का इनकम अकाउंट करते हैं, प्रोडक्ट मेथड से या वैल्यू एडेड मेथड से। और पिछले लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी एक्सपेंडिचर मेथड की। ठीक है, आज जो है हम तीसरा मेथड डिस्कस करेंगे कि इनकम मेथड से किस तरीके से होता है। और ये देखेंगे कि ये जो तीनों मेथड्स हैं, यानी कि चाहे हम बात करें प्रोडक्ट मेथड, चाहे हम बात करें एक्सपेंडिचर मेथड, चाहे हम बात करें इनकम मेथड, तीनों से अगर आप जो है नेशनल इनकम को अकाउंट करते हैं या आप जीडीपी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो तीनों मेथड से सेम ही आएगी। ठीक है, वो अलग नहीं आएगी। और बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि कुछ डेफिसिट वगैरह के बारे में कि ट्रेड डेफिसिट, बजट डेफिसिट क्या होता है, ये भी आज हम थोड़ा सा जानेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, वो लोग जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग भी प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूं कि इस कोर्स का, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी है, इसका फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर लाइव हो चुका है। ठीक है, वेबसाइट पर लाइव हो चुका है वो कोर्स, तो वहां पर अगर आप लोग चाहें तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं वहां पर। लेकिन आप एनरोल करते समय एक चीज का ध्यान दीजिएगा, वहां पर इकोनॉमी के आपको 2 कोर्स दिखाई देंगे। ठीक है, एक जो एनसीईआरटी का कोर्स है, केवल क्लास 11th की जो एनसीईआरटी थी, ठीक है, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक कोर्स केवल उसका है जिसमें केवल और केवल जो उस बुक के 10 चैप्टर्स हैं वो कवर किए गए हैं। और बाकी एक कोर्स आपको दिखाई देगा फुल कोर्स के नाम से। ठीक है, जो अभी ये चल रहा है ये सारा का सारा फुल कोर्स में है। तो फुल कोर्स का जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज 5000 रुपीज, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है 150 रुपए में। ठीक है, अभी का प्राइस है 150 रुपए, तो इसको जितना जल्दी आप लोग एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। बाकी अगर आप एनसीईआरटी क्लास 11th के कोर्स की अगर किसी को इच्छुक है, कोई क्लास 11th का स्टूडेंट है, तो उसके लिए इस कोर्स का प्राइस है 1000 रुपए। ठीक है, और ये कोर्स अभी आप लोगों को अवेलेबल है 100 रुपए में। ठीक है, तो ध्यान से देख के एनरोल कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको फुल कोर्स की जरूरत है तो आप फुल कोर्स में एनरोल कीजिएगा। क्लास 11th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स में भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग आपको एनरोलमेंट के ऑप्शन वहां पर दिए गए हैं। और जैसे जैसे इन कोर्सेज में वीडियोस, नोट्स, क्विजेस वगैरह ऐड होते जाएंगे तो कोर्सेज के दाम जो है वो बढ़ेंगे, जो रेट्स है वो बढ़ेंगे। इसलिए जितना जल्दी आप लोग हो सके इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए अगर आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए जरूरी थी बतानी, ताकि आप लोग इसके बारे में भी इसका यूज कर सके अगर आपको जरूरत है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम बात करेंगे इनकम मेथड को लेकर। ठीक है, देखिए, हमने ये चीज पहले भी जानी है कि सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी, ठीक है, कि जितना भी इकोनॉमी में एक्सपेंड हो रहा है यानी कि खर्च हो रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द इनकम्स रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टेकन टुगेदर। जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि क्या क्या थे, हमने बात की थी कि हमारा लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, जो हमारे लेबर है वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो एंटरप्रेनर है वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे कैपिटल है, जो हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो उनको जिस भी तरीके से इनकम मिलती है, यानी कि इनकम को हमने एक टर्म में और डिफाइन किया था, दैट वाज योर फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, कि जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको जितना पेमेंट्स उसके बदले में मिलता है दैट इज द इनकम। ठीक है, तो ये बराबर होना चाहिए। इसके बाद द रेवेन्यूज अर्न्ड बाय ऑल द फर्म्स पुट टुगेदर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि जो आपके वर्कर्स वगैरह होंगे, यानी कि जो आपका लेबर वगैरह होगा, उनको आप क्या देंगे, सैलरीज देंगे, वेजेस देंगे। ठीक है, जो एंटरप्रेनर होगा उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जो हमारा कैपिटल गुड्स होगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग वगैरह है या कुछ भी चीज है, ठीक है, कोई मशीन वगैरह है, तो उस पर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट अर्निंग्स। और बाकी अगर आपका कोई लैंड वगैरह है तो वहां पर आपको क्या देना पड़ेगा, उसके लिए रेंट। तो दीज आर द फैक्टर पेमेंट्स, यानी कि जितना भी रेवेन्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इन फैक्टर पेमेंट्स के बीच में, या आप कह सकते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखा गया है कि लेट देयर बी m नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, कल तक हम लोग बात कर रहे थे n नंबर ऑफ फर्म्स की। कल हम लोग जो बात कर रहे थे दैट वाज n नंबर ऑफ फर्म्स। आज हम बात कर रहे हैं
m नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, क्योंकि अगर आपको सर्कुलर इनकम फ्लो वाला डायग्राम अगर याद है कि यहां पर हमने फॉर्म्स बनाया था, यहां पर हमने हाउस होल्ड बनाया था, ठीक है। और इस तरीके से हमने बात की थी कि जो हाउस होल्ड अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो हाउस होल्ड अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में उनको जो पैसा मिलता है दैट इज द इनकम, ठीक है। और यहीं पर हमने एक पॉइंट मार्क किया था दैट वाज सी, और हमने कहा था कि इस लाइन के अलोंग अगर हम किसी भी पॉइंट पर, कोई सी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है इस लाइन के अलोंग, अगर यहां पर हम अपना जो इनकम अकाउंट करते हैं उस मेथड को बोला जाता है इनकम मेथड, ठीक है ना। तो वही हम बात आज यहां पर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हमारा फोकस रहेगा एम पर, क्योंकि इनकम किसकी होने वाली है, जो हाउस होल्ड है उनकी, ठीक है। अब देखिए, लेट WI बी दी वेजेस एंड सैलरीज रिसीव्ड बाय द ith हाउस होल्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर। किसी पर्टिकुलर साल में कोई ith हाउस होल्ड है, कोई एक जनरल ith हाउस होल्ड है, उसकी जो WI है वो क्या है, वेज और सैलरी, ठीक है। सिमिलरली PI, INI एंड RI जो है, दीज आर द प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड रेंट्स रिसीव्ड बाय द ith हाउस होल्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि जो जीडीपी होगी वो क्या है, द जीडीपी विल बी द सम ऑफ ऑल दीज इनकम्स दैट विल बी रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर इनकम मेथड बहुत सिंपल है, जीडीपी सिर्फ एक लाइन में इसको हम समराइज कर देंगे, जीडीपी विल बी इक्वल टू WI दैट इज योर वेजेस एंड सैलरीज इनका समेशन फ्रॉम I इक्वल टू 1 to M। ध्यान रखिएगा ये M है, क्यों है M, क्योंकि ये हाउस होल्ड के पास जा रही है एंड हाउस होल्ड इज M नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स दैट आर अर्न्ड बाय द हाउस होल्ड्स, ठीक है, दैट अगेन फ्रॉम I इक्वल टू 1 to M प्लस INI, ठीक है, I इक्वल टू 1 to M। ये IN जो है, ये कल तक हम जो I बात कर रहे थे उससे अलग है। कल तक हम जो I बात कर रहे थे वो क्या था, इन्वेस्टमेंट गुड्स के बारे में, कैपिटल गुड्स के बारे में, ठीक है। लेकिन जो ये IN है, दिस इज द इंटरेस्ट पेमेंट, ये इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है, ठीक है, जो आपको कैपिटल गुड्स वगैरह के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज इट IN, ठीक, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा I के साथ, प्लस RI यानी कि जो भी हमारा लैंड वगैरह पे, बिल्डिंग वगैरह पे जो रेंट मिलेगा दैट इज योर RI, इसको भी आप समेशन कर लेंगे। तो दिस इज बिकम्स योर जीडीपी बाय इनकम मेथड, ठीक है। इनका आप समेशन कर लेंगे तो WI विल बी बिकम इक्वल टू W प्लस ये जो PI है दिस इज योर टोटल प्रॉफिट P प्लस IN का जो आप समेशन करेंगे दैट विल बिकम IN एंड दिस विल बिकम योर ओवरऑल रेंट दैट इज R, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर जीडीपी बाय द इनकम मेथड, ठीक है। इसको आप नोट डाउन इस तरीके से कर लीजिएगा, W प्लस P प्लस IN प्लस R, ठीक है। अब देखिए, अभी तक अब हमने तीनों मेथड जो है वो पढ़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहां पर आप लिखेंगे कंपेयरिंग तीन मेथड हमने कौन कौन से पढ़े हैं, तीनों को हम लोग यहां पर कंपेयर करेंगे। प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, पहला मेथड हमारा ये था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने किसकी बात की थी कि कितना वैल्यू ऐड हो रहा है हर स्टेप पे, ठीक है। कंपेयरिंग प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड हमने जो कल के लेक्चर में देखा था दैट वाज आवर एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, कि सामान खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए हाउस होल्ड्स कितना खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट वाज एक्सपेंडिचर मेथड। और जो तीसरा मेथड हम लोगों ने आज बात की है दैट इज द इनकम मेथड, कि जो हाउस होल्ड्स अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बदले में उनको जो फैक्टर पेमेंट्स मिलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो फैक्टर पेमेंट्स मिलते हैं या जो इनकम मिलती है उसको लेकर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जीडीपी विल बी इक्वल टू, जो पहला वाला मेथड है दैट इज योर प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, समेशन ऑफ GVAI दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द ith फर्म फ्रॉम I1 to N, ठीक। दिस इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यह हमारा कल वाला है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें C क्या था, कंजम्पशन, ठीक है, यानी कंजम्पशन गुड्स को लेकर, I क्या था, जो इन्वेस्टमेंट गुड्स है, कैपिटल गुड्स है उनको लेकर, G है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X है जो पैसा हम लोग कमा रहे हैं एक्सपोर्ट से, अगर हम कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं उससे, और M जो है ये हमारा एग्रीगेट इंपोर्ट एक्सपेंडिचर है कि कितना हम लोग सामान, कुछ भी चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बोथ कैपिटल गुड्स एज वेल एज कंजम्पशन गुड्स। और ये माइनस इसलिए किया गया है क्योंकि ये पैसा देश के बाहर जाएगा, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा क्या होगा, देश के बाहर जाएगा, इसलिए इसको माइनस किया गया है। और इसी को अगर आप आज वाले से मिला लें दैट इज W
प्लस पी प्लस आई एन प्लस आर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये हमने क्या करा, इन तीनों को हमने जो है वो एक फॉर्म में लिख दिया, दैट इज योर कंपेयरिंग ऑल द थ्री। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा, दैट इज जीवीए आई, इसको आप समेशन कर लेंगे आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक एन फॉर्म्स के लिए, इक्वल टू ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं ये कौन सा मेथड है, दिस इज योर प्रोडक्ट मेथड, दिस इज योर एक्सपेंडिचर मेथड, ये पूरा का पूरा कौन सा है, दिस इज बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है जो हमने आज बात की, दिस इज योर इनकम मेथड। ठीक है, तो इन तीनों को अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ऑल विल बी इक्वल। ठीक है, अब ये इक्वल वाकई में होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि यहां पर तो हमने क्या किया कि इनके बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, अब हम ये कैसे मान लें कि ये इक्वल होते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं, कोई बात नहीं, नहीं मानना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर चीज जो बोली जाए उसको आप मान लें। देखिए, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल याद है जो अभी तक हम जिस एग्जाम्पल को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है, एक क्लासिक एग्जाम्पल हमारा अब तक बन चुका है, दैट इज अवर फार्मर बेकर एग्जाम्पल। ठीक है, ये फार्मर बेकर एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान रखिएगा शुरुआत से लेकर अंत तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक फार्मर है, ठीक, फार्मर क्या करता है, 100 रुपए का राइस जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 100 रुपीज वीट, सॉरी राइस नहीं वीट। ठीक, और एक बेकर होता है जो ब्रेड बनाने वाला है। तो फार्मर क्या करेगा कि इस बेकर को, इस ब्रेड बनाने वाले को 50 रुपए का वीट दे देगा। ठीक है, 50 रुपए का वीट दे दिया। ठीक, इसके बाद इस बेकर ने क्या किया, इस बेकर ने बनाया इस 50 रुपए के वीट से ब्रेड। ठीक है, और कितना ब्रेड बनाया, उसने ब्रेड बनाया 200 रुपए का। ठीक है, यानी कि फाइनल जो वैल्यू आ गई वो आ गई 200 रुपए। ठीक, अब हम तीनों मेथड्स के अकॉर्डिंग इसको बात कर लेते हैं। पहला हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द VA मेथड, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, देखिए अब हमें इसमें क्या करते हैं, हम इसमें ये देखते हैं कि हर स्टेप में कितना वैल्यू ऐड हुआ है। ठीक है, तो देखिए वैल्यू एडेड बाय फार्मर, फार्मर द्वारा कितना वैल्यू ऐड किया गया था, फार्मर द्वारा ऐड किया गया था। फार्मर को हम ये मान के चल रहे हैं कि उसने इनिशियल उसको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगा, तो उसने क्या करा, 100 रुपए का वीट बनाया। ठीक है, तो यानी कि फार्मर की तरफ से जो वैल्यू ऐड हुई है वो 100 रुपए की हुई है। ठीक, इसके बाद वैल्यू एडेड बाय बेकर, जो ब्रेड बनाने वाला है, ब्रेड मेकर या बेकर, उसने कितना वैल्यू ऐड किया, देखिए उसका जो फाइनल गुड बना है वो तो 200 रुपए का बना है, लेकिन 50 रुपए हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट गुड है 50 रुपए का, यानी कि डबल काउंटिंग के मेथड को हटाने के लिए हमें ये हटाना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 150 रुपए। ठीक है, 150 रुपए आ गया, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लें तो जीडीपी क्या होता है, समेशन ऑफ वैल्यू एडेड। ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ वैल्यू एडेड। ठीक है, बाय ऑल फॉर्म्स, यानी कि जितने भी हमारे फॉर्म्स चल रहे हैं उनका जितना भी वैल्यू एडिशन है उसको ऐड करते हैं, यानी कि 100 रुपए प्लस 150 रुपए, तो कितना आ जाएगा टोटल 250 रुपए। ठीक है, 250 रुपए आ गया इसके अकॉर्डिंग जीडीपी। चलिए बहुत अच्छा, अगले मेथड पे आ जाते हैं। अब दूसरे मेथड से हम इसको देखते हैं कितना आता है, दैट इज आवर एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, देखिए एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या है कि जितना कोई भी खर्चा कर रहा है, ठीक है, जो जितना जिसको सामान चाहिए वो कितना खर्चा कर रहा है, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हर फर्म है उसके द्वारा कितना रेवेन्यू कमाया जा रहा है। ठीक है, देखिए रेवेन्यू अर्नड बाय, इसमें जो दो हमारे फॉर्म्स है, दैट इज रेवेन्यू अर्नड बाय फार्मर। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा कि फार्मर द्वारा कितना रेवेन्यू अर्न किया गया है, देखिए फार्मर द्वारा जो रेवेन्यू अर्न किया गया है, आप यहां वाले को तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट गुड है। जो यहां 100 रुपए का वीट बना है उसमें से 50 रुपए का यहां गया है, बाकी 50 रुपए का ये कहीं और बेचेगा तो वहां से उसको पैसा मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। तो रेवेन्यू अर्न बाय फार्मर विल भी कितना हो जाएगा, ₹50। क्योंकि फिर से मैं वही बात कह रहा हूं कि हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि चाहे आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, चाहे आप वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं, आपको हमेशा किस चीज का ध्यान रखना है, फाइनल गुड का। अब आप ये कह सकते हैं कि ये 50 रुपए का वीट जो फार्मर बेकर को दे रहा है, तो बदले में क्या होगा कि बेकर इसको 50 रुपए देगा, बिल्कुल देगा 50 रुपए, लेकिन इसको हम काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड है। ये फाइनल गुड जो 50 रुपए का वीट है ये नहीं है। ठीक है, हम बाकी मान के चल रहे हैं कि जो 50 रुपए का वीट यहां पर बच रहा है 100 रुपए में से, जो ये फार्मर किसी और को बेच रहा है वो फाइनल गुड है। ठीक है, तो वहां से जो पैसा आएगा उसको हम लोग इसमें अकाउंट करेंगे। ठीक, और उसके बाद 200 रुपए की ब्रेड बन गई है। ठीक है, तो रेवेन्यू अर्नड बाय बेकर वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 200। क्यों, क्योंकि वो जो 200 रुपए की ब्रेड बनी है वो क्या है, फाइनल गुड है।
वो फाइनल गुड है, वो कहीं जाके अब उस ब्रेड का कुछ और नहीं होने वाला है, ब्रेड पकौड़ा बनाया जा रहा है, वो बात अलग है, फिलहाल हम वो चीज कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जीडीपी क्या होगा? जीडीपी इज वेरी सिंपल, सम ऑफ रेवेन्यूज ऑफ ऑल फर्म्स, सम ऑफ रेवेन्यूज अर्न्ड बाय ऑल फर्म्स, कि जितने भी फर्म्स हैं उनके द्वारा जो रेवेन्यू कमाया जा रहा है वो हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग जीडीपी है। यानी कि सिंपल आप इसको जोड़ दीजिए 200 और 50 यानी कि 250। तो देखिए यहां पर भी ये 250 आ गया और यहां पर भी ये 250 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों तो मेथड कंफर्म हो गए कि सेम है। इसके बाद जो हमारा तीसरा मेथड है हम उसको भी देख लेते हैं कि क्या उससे 250 रुपए आता है या नहीं आता है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो फर्म्स पैसा कमाएंगे, जो उनकी इनकम होगी, वही तो उसने फैक्टर ऑफ पेमेंट्स के रूप में बांटना है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में बांटना है। ठीक है, तो आप हम सिंपल सी ये बात कर लेते हैं यहां पर कि जो हमारा इनकम अर्न हुई है, ठीक है, इनकम अर्न्ड बाय फार्मर, ठीक है, फार्मर द्वारा कितनी इनकम अर्न हुई है? 50 रुपए की। ठीक, अब उस 50 रुपए की इनकम को फार्मर क्या कर सकता है? जो उसके अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें बांट सकता है। सपोज कर लीजिए इस 50 रुपए में से 20 रुपए, इस 50 रुपए में से 20 रुपए वो बांटता है, 30 रुपए वो कंज्यूम करता है। मान लीजिए 30 रुपए वो किसी में रेंट वगैरह दे देता है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 30 रुपए का वो रेंट दे देता है और 20 रुपए का वो क्या करता है? 20 रुपए वो प्रॉफिट रखता है अपने पास। ठीक हो गया। इसके बाद सिमिलरली अगर हम इसमें बात करते हैं इनकम अर्न्ड बाय जो बेकर है, जो ब्रेड मेकर है, उसका क्या कहानी है? उसकी इनकम कितनी है? 200 रुपए, क्योंकि 200 रुपए की ब्रेड बेचेगा वो। तो सपोज कर लीजिए इस 200 रुपए की ब्रेड बेचने में से वो अपने पास 80 रुपए का प्रॉफिट रखता है। ठीक है, और प्लस जो बाकी बचे 120 रुपए है वो कहीं की रेंट, किसी का वेज, सब कुछ मिला के। ठीक है, यहां पर भी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, रेंट प्लस वेजेस। ठीक है, क्योंकि जो काम उसके साथ और लोग कर रहे होंगे उनको वेजेस वगैरह भी तो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो रेंट प्लस वेजेस में 120 रुपए हो गए और 80 रुपए का मान लीजिए उसने रख लिया प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। हमने क्या बात करी है कि जो हमारा जीडीपी अकॉर्डिंग टू द इनकम मेथड है वो जितने भी फैक्टर ऑफ पेमेंट्स हैं उनको समेशन करके आएगा। ठीक है, यानी कि समेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए और 80 रुपए। ठीक है, ये हमारा, जैसे हम बात कर रहे थे कि एम हाउस होल्ड है, कोई आयत हाउस होल्ड है, तो एक आयत हाउस होल्ड हमारा बेकर हो गया, एक आयत हाउस होल्ड हमारा फार्मर हो गया। तो दोनों का प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 20 रुपए और 80 रुपए, यानी कि 100 रुपए प्रॉफिट है, 100 रुपए तो प्रॉफिट है। और बाकी जो फैक्टर पेमेंट्स में रेंट्स और वेजेस के रूप में गया है वो कितना है? 30 रुपए और 120 रुपए, यानी कि 150 रुपए। ठीक है, अब आप इसको यहां से जोड़ लीजिए, ये कितना आ जाएगा? 250 रुपए। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इनकम मेथड से भी जो हमने ये फाइंड आउट किया है वो कितना है? 250 रुपए। यानी कि तीनों के तीनों तरीके से जो हमने निकाला है, चाहे वो इनकम मेथड है, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड है, चाहे वो प्रोडक्ट एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड है, तीनों से हमारी जीडीपी जो है वो हमेशा ही सेम आएगी। ये चीज आपको जो है समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि जीडीपी अगर आप किसी भी तरीके से निकालते हैं तो जीडीपी हमेशा सेम आती है, जीडीपी की वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, और वो चीज मैंने आज यहां पर आप लोगों के सामने प्रूव भी कर दी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें आगे और चलते हैं, एक आध कंसेप्ट हमें और समझने हैं आज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है कि देयर आर 3 मेजर वेज थ्रू विच हाउसहोल्ड्स कैन डिस्पोज ऑफ देयर अर्निंग्स। जो हाउसहोल्ड्स पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, हाउसहोल्ड जो पैसा कमा रहे हैं वो उसको 3 तरीकों से, या फिर आप कहेंगे कि 3 मेजर तरीके से है जिनसे वो उन पैसों का क्या कर सकते हैं? डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। क्या क्या? या तो वो उस पैसे से कंज्यूम कर सकते हैं, कंजम्पशन गुड्स वगैरह खरीद सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर वो उस पैसे को सेव कर सकते हैं, और या फिर वो उस पैसे से क्या कर सकते हैं? टैक्स पे कर सकते हैं। टैक्स का कंसेप्ट कहां से आया है? क्योंकि हमने जैसे पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि हमने वहां पर गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स लेगी। ठीक है ना, तो यानी कि जो आपके हाउस होल्ड हैं वो 3 तरीके से अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कंजम्पशन गुड्स खरीद के, या फिर पैसे को सेव करके, या फिर टैक्स भर के। ठीक है, तो यानी कि कंजम्पशन को हम मान लेते हैं सी, क्योंकि कंजम्पशन में अभी तक सी मानते चले हैं हम। ठीक है, सेविंग की कोई बात नहीं थी, उसको एस ले लेते हैं। टैक्स की अभी तक हमने कोई बात नहीं की थी, उसको हम टी ले लेते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम इनकम के अकॉर्डिंग इनकी जीडीपी कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा? सी प्लस एस प्लस टी। ठीक है, यानी कि ये जो इनकी अर्निंग हुई है, जो इनकम हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने निकाला है। ठीक, इसके बाद हम कंपेयर कर लेते हैं, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ? जो हमारा
एक्सपेंडिचर मेथड था उसके साथ, दैट इज सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग था, एंड इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, ठीक है, यहां पर भी सी जो है वो कंजम्पशन था, यहां पर भी सी जो है वो कंजम्पशन है, इसको और इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिएगा हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, कंजम्पशन गुड्स की, और कंजम्पशन गुड्स यहां पर क्या हो गया है, कैंसिल इस तरीके से हो गया। तो हमारे पास अब क्या बचा, आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू एस प्लस टी, ठीक है, और इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करिए इस तरीके से, आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी इक्वल टू एम माइनस एक्स। अब यहां से जो दो टर्म निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो जी माइनस टी और दूसरा एम माइनस एक्स, ठीक है, और ये दोनों टर्म क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। जी क्या था, जी वो था जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, यानी कि सरकार कितना खर्च कर रही है, दिस वाज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, और टी क्या है, टैक्स, टैक्स क्या होता है, जो सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, यानी कि ये सरकार की क्या है, कमाई है, ठीक है, सरकार ये खर्च कर रही है, ये सरकार की कमाई है, और जी माइनस टी क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रेवेन्यू से कितना ज्यादा है, ठीक है, यानी कि आपका खर्चा जो है वो आपकी कमाई से कितना ज्यादा है, और जब ये गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में बात होती है तो इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं बजट डेफिसिट, ठीक है। अब ये चीजें क्या है कि आप इस तरीके से अगर इस कोर्स में हमारे साथ चलेंगे तो धीमे धीमे जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं, तो वहां पर इस तरीके के टर्म्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं कि बजट डेफिसिट क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको धीमे धीमे समझते चलेंगे, आप खुद इसमें चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। अब आप समझ गए कि बजट डेफिसिट का मतलब क्या है, कि सरकार का जो अर्निंग, सरकार का जो एक्सपेंडिचर और अर्निंग है उसके बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज योर बजट डेफिसिट, ठीक है। सिमिलरली एम माइनस एक्स की हम बात कर लें तो ये क्या है, इसको समझते हैं। एम क्या था कि जितना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका एक्सपेंडिचर, दिस वाज योर इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर हम कोई भी सामान इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम आयात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, और हम जब पैसा खर्च करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक। एक्स क्या था, हम कोई सामान जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे हम कितना पैसा कमा रहे हैं, दैट इज योर एक्सपोर्ट रेवेन्यू। सामान हम बेच रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं तो उससे क्या होगा, कमाई होगी, दैट इज रेवेन्यू, और सामान हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं तो हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, दैट इज इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो एम माइनस एक्स जो है ये हमारे क्या बता रहा है कि एक्सपेंडिचर हमारा कितना ज्यादा है, यानी कि हम बात करें अगर फॉरेन ट्रेड में, ये दोनों टर्म जो है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, फॉरेन ट्रेड में हम कितना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और कितना उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है एक्सपोर्ट के थ्रू। तो जो ये एम माइनस एक्स टर्म है इसको बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, ये दोनों डेफिसिट हम यहां पर समझ गए, बजट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी कि हमारा इंपोर्ट अगर ज्यादा है और अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है तो हमारा क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट, और अगर इसी का जस्ट उल्टा है, यानी कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, रेवेन्यू ज्यादा होगा, तो उस टर्म को उस कंडीशन में बोला जाता है ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस, ठीक है। तो जो ट्रेड डेफिसिट वगैरह है वो बहुत ज्यादा होना अच्छा नहीं है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है, मतलब जितना ज्यादा किसी भी देश का ट्रेड डेफिसिट होगा, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी खराब है, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि एक्सपोर्ट पर ध्यान नहीं दे रहा है और चीजें क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो देश का जो पैसा है वो देश से क्या हो रहा है, बाहर ज्यादा जा रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो देश का धीमे धीमे कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, आई होप। ट्रेड डेफिसिट, बजट डेफिसिट दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है, और बहुत ही आसान थे, मैं कहूंगा इससे ज्यादा आसान तरीके से इसको नहीं समझा जा सकता। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अगर आप इसको इंटरनेट पर ढूंढेंगे, आप इसका कहीं भी डेफिनेशन वगैरह ढूंढेंगे तो आपको ये चीज इतने आराम से समझ में नहीं आएगी, ये मैं पर्सनल गारंटी देता हूं, ठीक है। तो इसीलिए मेरा यहां पर यही टारगेट है, हमारा यहां पर यही टारगेट है ओकुल में, कि आपको जो भी हम कंसेप्ट समझा रहे हैं, चाहे जितने भी कंसेप्ट हमने आपको अभी तक जिस भी सब्जेक्ट के समझाए हैं, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे अब इकोनॉमी है, तो वो सारे के सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से समझ में आने चाहिए कि आपको कभी भी रटना जो है वो ना पड़े, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग समझेंगे और जितना कम आप लोग रटेंगे उतना आप लोगों का फायदा होगा, ठीक है। ओवरऑल भी फायदा होगा, एग्जाम में भी फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है और हर चीज आप रट के नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा आप लोग समझने पे जोर देंगे उतना बेहतर है, समझने पे ज्यादा जोर दीजिए,
रटने पे जोर मत दीजिए। रटी हुई चीज जो है वो आप भूल सकते हैं, उसमें गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो चीज आप एक बार समझ गए हैं उसमें आप कभी भी गड़बड़ या गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल एक छोटा सा कंसेप्ट और है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, और बाकी फिर इससे संबंधित कुछ कंसेप्ट्स और है। तो आई होप कि मुझे लगता है कि 2 या 3 लेक्चर्स और लगेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने में, लेकिन आई होप कि आप लोगों को जो है वो इस चीज को इस तरीके से पढ़ने में जरूर अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। तो इसके बारे में जरूर थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स वगैरह किस तरीके से लग रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइसेस की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइसेस इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेट प्रोडक्शन टैक्सेस एंड नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। दो वर्ड है, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स। ठीक है, और वर्ड ध्यान रखिएगा, नेट। नेट का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन टैक्सेस लेस प्रोडक्शन सब्सिडीज एंड प्रोडक्ट टैक्सेस लेस प्रोडक्ट सब्सिडीज। देखिए दो चीजें हैं, एक होता है टैक्स और दूसरा है सब्सिडीज। अगर आप इसको हाउस होल्ड के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, आप अपने और मेरे रिस्पेक्ट में अगर इसको बात करें, तो कोई भी सामान अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स क्या है, देना पड़ता है। ठीक, और सब्सिडी क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिस्काउंट, वो आपको मिलता है। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा टैक्स आप लोग दे रहे हैं उतना आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा सब्सिडी आप लोगों को मिलेगी उतना आपको पैसा कम देना पड़ेगा, उतना आपको किसी भी चीज पर क्या मिलेगा, डिस्काउंट। तो नेट प्रोडक्शन टैक्स का मतलब है कि प्रोडक्शन में जितना पूरा टैक्स लग रहा है और उसमें से जितनी सब्सिडी वापस मिल रही है। ठीक, पहली चीज। और नेट प्रोडक्ट टैक्स का मतलब भी वही है कि प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लग रहा है और प्रोडक्ट के ऊपर कितनी सब्सिडी मिल रही है। ठीक, अब ये जो प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स है इसको थोड़ा समझ लीजिए। प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड। देखिए इसीलिए लिखा गया है पेड और रिसीव्ड, क्योंकि टैक्स को आप लोग पे करेंगे और सब्सिडी को आप लोग रिसीव करेंगे। अगर इसी को हम गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। गवर्नमेंट को हम जो टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट को मिलता है, यानी कि वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, और सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, यानी कि वहां पर गवर्नमेंट का क्या है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, देखिए तो प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर पेड एंड रिसीव्ड इन रिलेशन टू प्रोडक्शन एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा, ये प्रोडक्शन से संबंधित है और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से इंडिपेंडेंट है। जैसे कि मान लीजिए लैंड रेवेन्यूज है, स्टैंप है, रजिस्ट्रेशन फीस है, ये सारी की सारी क्या है, दीज आर योर प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या है कि ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, आप कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो दूसरा है, दैट इज योर प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज ऑन द अदर हैंड आर पेड और रिसीव्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर जो है वो निर्भर करती है, जैसे कि एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है कि प्रोडक्ट बेस्ड है, यानी कि जितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा उसके आधार पर आपका एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह जो है वो चेंज होंगी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्शन टैक्स क्या है, प्रोडक्ट टैक्स क्या है, नेट प्रोडक्शन टैक्स क्या है, मतलब टैक्स माइनस सब्सिडीज, नेट प्रोडक्ट टैक्स क्या है, प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक, इतना आप समझ गए। इसके बाद आगे देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या इंक्लूड करता है। हमने 3 वर्ड की बात करी है, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस और मार्केट प्राइस। ठीक, फैक्टर कॉस्ट क्या इंक्लूड करता है, फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली द पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स। हमने बात करी जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लेबर है, चाहे एंटरप्रेन्योर है, चाहे लैंड है, जो भी है, चाहे कैपिटल गुड्स है, उनको हम जितना पेमेंट कर रहे हैं दैट इज एट फैक्टर कॉस्ट, वो इंक्लूड करता है फैक्टर कॉस्ट के अंदर। ठीक, अगर हमें मार्केट प्राइस पर आना है, इफ वी नीड टू अराइव एट मार्केट प्राइस, हमें क्या करना पड़ेगा कि फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा, टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस टोटल सब्सिडीज, कि जितना टैक्स हमें मिल रहा है वो और जितनी सब्सिडीज मिल रही है वो, उनको माइनस करेंगे, टैक्स को ऐड करेंगे और सब्सिडीज को माइनस करेंगे। ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस। और जो बेसिक प्राइस है वो इन दोनों के बीच में आता है। बेसिक प्राइस में क्या करना है कि प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड करना है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन टैक्सेस, यानी कि नेट प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करना है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर नेट प्रोडक्शन टैक्स, क्योंकि प्रोडक्शन टैक्स को आप ऐड करेंगे और सब्सिडीज को, प्रोडक्शन सब्सिडीज को माइनस करेंगे, बट नॉट प्रोडक्ट टैक्सेस, यानी कि जो नेट प्रोडक्शन टैक्स है उसको, सॉरी नेट प्रोडक्ट टैक्स को आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू अराइव एट द मार्केट प्राइस वी हैव टू ऐड प्रोडक्ट टैक्स लेस प्रोडक्ट सब्सिडीज टू द बेसिक प्राइस। इसको आप यहां पर समझिए फॉर्मूले के तौर पे,
अगर हम फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं जीवीए, देखिए जीवीए और जीडीपी को आप फिर से मैं कहूंगा कि एक ही मान के चलिएगा, एक ही चीज है, ठीक है। जीडीपी और जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें अगर हम प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर रहे हैं, और वो भी ध्यान रखिएगा नेट है, यानी कि टैक्सेस को ऐड करना है और सब्सिडी को माइनस करना है, ठीक। अगर आप इसमें प्रोडक्शन वाला टर्म ऐड करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे बेसिक प्राइस पर, और बेसिक प्राइस पर अगर आप प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मार्केट प्राइस पर। बस ये समझना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइन आप समझ के चलिए। अगर आपको ऊपर की कहानी कुछ नहीं भी समझ में आई है तो भूल जाइए, ये 2 लाइन समझ के चलिए। बाकी आपको मतलब समझ के चलना है, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स का क्या मतलब है, ठीक है। प्रोडक्शन टैक्स का मतलब और प्रोडक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि जिस तरीके से प्रोडक्शन टैक्स जो है लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से इंडिपेंडेंट है, ठीक। और प्रोडक्ट टैक्स मतलब जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपका सर्विस टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज है, वो पहली चीज तो ये समझनी है। और दूसरा आपको ये समझ लेना है नेट से क्या अर्थ है। नेट का मतलब है टैक्स माइनस सब्सिडी, कि जितना टैक्स मिल रहा है, जितनी सब्सिडी मिल रही है, उनका आपको डिफरेंस लेके चलना है। फैक्टर कॉस्ट पे आप प्रोडक्शन वाला टर्म ऐड कर देंगे, बेसिक प्राइस पे पहुंच जाएंगे। बेसिक प्राइस पे आप प्रोडक्ट वाला टर्म ऐड कर देंगे, मार्केट प्राइस पे पहुंच जाएंगे, बस। तो इसी तरीके से चीजें आती है कि जीवी एट फैक्टर कॉस्ट या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट बेसिक प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वो सारी चीजें क्या होती हैं, ये होती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ और टर्म्स थोड़ा सा बचे हुए हैं, जैसे कि आपका बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, उसी से हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आता है। फिर वही चीजें आपकी बेसिक प्राइस पर है, वही चीजें आपकी फैक्टर कॉस्ट पर है, वही चीजें आपकी मार्केट प्राइस पर है। तो ओवरऑल कंसेप्ट यही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 1 या 2 लेक्चर्स और लगेंगे, या हो सकता है कि 3 भी लग जाए। लेकिन ये टर्म्स अगर आप एक बार बिल्कुल अच्छे से समझ गए तो फिर आप इस टर्म्स में, इन कंसेप्ट्स में, इकोनॉमी में कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे, कभी भी गलतियां आपसे नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए आज इसको इतना ही रखते हैं, बाकी का जो है इसमें हम वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह मिस ना हो। और बाकी मैं फिर से कहूंगा कि इस फुल कोर्स में आप लोग चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में ये कोर्स अभी अवेलेबल है। इसमें वीडियोस के साथ साथ नोट्स और क्विजेस वगैरह भी जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी को एनसीईआरटी क्लास 11th का जो कोर्स था, जो कि हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोर्स था, जिसमें उस किताब के 10 के 10 चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से 34 लेक्चर्स में दिए गए हैं, अगर कोई उस कोर्स को एनरोल करना चाहता है तो उस कोर्स को भी अलग से एनरोल कर सकता है। वो कोर्स आपको अलग से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। हमारी वेबसाइट आप लोगों को पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, मैं यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं, दैट इज okul.co, ठीक है। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और बात पूछनी है, कुछ चीज बतानी है, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com, ठीक है। बाकी अगर आपको कोर्स परचेस करने के टाइम पर या कभी भी कोई और जनरल क्वेरी होती है तो उसके लिए आपको मैं एक मोबाइल नंबर भी देता हूं, आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप वगैरह करके अपनी जो क्वेरी है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।